सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा अथर्व कि आपका डिज़ाइन में इंटरेस्ट आया कहाँ से? एक बच्चे की जर्नी कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है? वो किस तरह से अपने डिज़ाइन को एक्सप्लोर कर सकता है? क्योंकि जिनका एनआईडी निकल जाता है मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग आईआईटी जाते नहीं हैं। तो ये डिसीज़न तुमने किस पैरामीटर पे लिया है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आईआईटी मेरे को ज़्यादा अच्छा उसका एक्सपोज़र देगा, टीचिंग देगा। कोई भी स्टूडेंट है जो डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन-सा फ़ील्ड मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो ये कैसे पता चलता है? हर डिज़ाइनर के लिए एक छोटा-सा एक आइस ब्रेकर टाइप होता है, जो कि कहीं न कहीं उसे एक किक स्टार्ट देता है उसके करियर के लिए। और वो मेरे लिए कहीं न कहीं फ़िल्म मेकर्स और एनिमे मूवीज़ रही हैं। आपको क्या लगता है बेटा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कितना स्कोर करना ज़रूरी है? इन डिज़ाइन एग्ज़ाम्स में ऑल्दो कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स आर ऑल्सो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। Guys, we have a very interesting and a very talented student with us. His name is Atharva Kapidia, and I welcome Atharva to you to the session today. Students, हम अथर्वा को इंटरव्यू करने वाले हैं, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस ओवर हियर कि एक बच्चे की जर्नी कितनी इफेक्टिव हो सकती है, वो किस तरह से अपने डिज़ाइन को एक्सप्लोर कर सकता है विदाउट इवन हैविंग द नॉलेज। अथर्वा ने वो करके दिखाया है। अथर्वा के बारे में जानेंगे एंड वी विल ऑल्सो नो हिज डिज़ाइन जर्नी एंड विल गेट टू नो what kind of preparation he did and we'll also know what is the success story कैसे लिखी जाती है, इसके बारे में जानते हैं। So welcome अथर्वा to the session here. थैंक यू सर, इट्स माय प्लेज़र टू बी हियर। नो बच्चे, इस आर प्लेजर ओनली बेटा, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हो, आपने इतनी अच्छी स्कोर रैंक करी है। अथर्वा ने स्टूडेंट्स हमारे 18 रैंक स्कोर करी है ऑल ओवर इंडिया इन यूसीड एग्जाम एंड ही हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड इन एनआईडी। बट मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि एनआईडी तो आपने किया क्वालिफाई, फिर आपने आईआईटी भी क्वालिफाई किया यूसीड। बच्चे एनआईडी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन तुमने छोड़ दिया। तो ये डिसीजन तुमने अपने आप लिया या पेरेंट्स ने तुम्हें कहा, या क्यों ऐसा डिसीजन आपने लिया? सर ये मेरा खुद का डिसीजन था कि लाइक एनआईटी का सिलेबस और वो इंस्टीट्यूट मुझे जनरली जनरली बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा लगता है, और उनका कोर्स जनरली बहुत अच्छा है। बट कहीं ना कहीं वो मेरे इंटरेस्ट से और मेरे जो मैं करना चाहता हूँ आगे उससे उतना अलाइन नहीं करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आईआईटीज़ आर मोर बेटर फॉर मी। स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि डिज़ाइन करना है तो भाई एनआईडी है या निफ्ट है, या फिर हम यूसीड के थ्रू आईआईटीज़ में जा सकते हैं। ये तो अभी ट्रेंड शुरू हुआ है, बहुत पहले नहीं था। पहले तो एनआईडी था, सब लोग एनआईडी के बारे में जानते थे। अब अपनी सक्सेस स्टोरी आपने लिखी है अपने आईआईटीज़ के थ्रू, तो आप आईआईटी में जब जाओगे बेटा, उससे पहले आपने रिसर्च तो किया होगा कि भाई एनआईडी में क्यों नहीं करना है और आईआईटी में क्यों करना है ना? तो कोई ना कोई पैरामीटर तो बनाया होगा, क्योंकि जिनका एनआईडी निकल जाता है मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग आईआईटी जाते नहीं हैं। तो ये डिसीजन तुमने किस पैरामीटर पे लिया है, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर इट वाज मोस्टली ऑन लाइक माय मेरे कोर्स के ऊपर और मेरे जो ब्रांच में करना चाहता हूँ। मेरा प्राइम इंटरेस्ट वैसे तो कम्युनिकेशन डिज़ाइन में रहा है, और इसके अलावा और भी रिलेटेड फील्ड्स में मेरा हमेशा रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आईआईटी मेरे को ज़्यादा अच्छा उसका एक्सपोज़र देगा, टीचिंग देगा, और द एटमॉस्फेयर जो आईआईटी में रहेगा, वो कहीं न कहीं मुझे ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। यस, आई एग्री। बट जैसे तुमने कहा कि कम्युनिकेशन डिज़ाइन में आपका इंटरेस्ट रहा है, तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी बन सकते थे, आप इंटरैक्शन डिज़ाइन भी कर सकते थे, पर आपने इंटरैक्शन डिज़ाइन नहीं किया, आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है बेटा, तो मैंने आपका जो वर्क भी देखा है, इट्स मोस्ट टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी, वेरी सिंपल डिज़ाइन इज़ देयर, वेरी टेक्निकल नॉलेज इज़ ऑल्सो देयर। तो ये नॉलेज आई कहाँ से और ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा अथर्व कि आपका डिज़ाइन में इंटरेस्ट आया कहाँ से? सर मेरा डिज़ाइन में इंटरेस्ट आया था थ्रू लाइक सम वॉचिंग सम लाइक मैं एनिमे मूवीज़ और एनिमे बहुत देखता था, और अच्छा। उस टाइम मैं कुछ फ़िल्म मेकर्स से बहुत इंस्पायर्ड हुआ था इस फ़ील्ड के लिए। मैं उस टाइम एनिमेशन के लिए सर्च कर रहा था, उसी के लिए देख रहा था। बट स्लोली आई डिस्कवर्ड कि डिज़ाइन होता है, और लाइक देयर इज़ अ फील्ड ऑफ डिज़ाइन, देयर इज़ एनआईडी, निफ्ट एंड यूसीड। मुझे इनके बारे में पता चला। फिर स्लोली मैंने अपना एक रोड मैप बिल्ड किया कि कैसे मैं इन एग्ज़ाम को टारगेट कर सकता हूँ और कैसे इनमें एक्सेल कर सकता हूँ। एंड जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे बहुत फ़ेवरेट फ़िल्म मेकर्स रहे हैं, कुछ एनिमे मूवी रही हैं, तो व्हिच इज़ योर फ़ेवरेट एनिमे मूवी? माय फेवरेट एनिमे मूवी इज़ योर नेम एंड अ साइलेंट वॉइस। या सो बोथ आर अमेजिंग, मैंने भी देखी है। योर नेम इज़ सुपर्ब, बहुत नेशनली एक्लेम्ड मूवी है।
उसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि फ़िल्म मेकर कौन-सा आपका फ़ेवरेट है? फिल्म मेकर मेरे को जापानीज़ फिल्म मेकर थे, लाइक हायाओ मियाज़ाकी, हू इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ Ghibli Studio, या and one filmmaker is also there. His name is Makoto Shinkai, and also one like manga writer named Gege Agutami. So they inspired me a lot towards animation and communication field, and that is what I like यू select. रियली लाइक दीज़ मूवीज़ एंड ऑल। तो बेटा आई थिंक जब इंसान प्रिपरेशन शुरू करता है अपनी डिज़ाइन जर्नी की, तो उसके सामने एक रोड मैप होना चाहिए, व्हिच वी ऑल एग्री बच्चों। रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। बिकॉज़ जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं उसकी नॉलेज हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि कौन सक्सेस पा चुका है, उस रोड मैप से वही हम फॉलो भी करें। तो आपने कैसा रोड मैप बनाया? मेरा रोड मैप सर वैसे देखा जाए तो ज़्यादा लाइक कभी भी है ना पूरा प्लान्ड वे में नहीं रहा है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन लाइक कहीं ना कहीं मिड में शुरू हुई थी। इन द मिड ऑफ 11th आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन लाइक होल हार्टेडली एंड सीरियसली टुवर्ड्स डिज़ाइन। तो उस टाइम तो लाइक बची हुई 11th तो मैंने जैसे तैसे निकाल ली थी विद फ्री रिसोर्सेज एंड फ्री PYQs दैट आई गॉट ऑन इंटरनेट। बट जैसे मैं 12th में आया उस टाइम डिज़ाइन PW का कोर्स आया था, तो कहीं ना कहीं वो मुझे एक रोड मैप मिला कि हाँ मुझे ये सिलेबस है, ये क्लासेस हैं, जो मैं अगर करूँगा तो शायद मुझे बहुत हेल्प कम करे मिलेगी। और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा, है ना? सिर्फ यहाँ PW में भी प्लस मेरे स्कूल के टीचर्स भी हो गए, मेरे फ्रेंड्स भी, उनका एक कांस्टेंट सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं अपने रोड जो भी मैं अपने लिए बनाता था और जो मुझे बाकी दूसरों से मिलता था, वो हमेशा मुझे लाइक लगता था कि हाँ ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। ग्रेट। तो बेटा आपने जैसे कहा कि पीडब्ल्यू का कोर्स आया था, आपने जॉइन किया और उसके बाद आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस भी मिला सही। बट मैं एक लेमैन की तरफ से जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है जो डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन-सा फ़ील्ड मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो ये कैसे पता चलता है? जैसे मैं अच्छा था फाइन आर्ट्स में, तो मुझे पता था कि भाई मुझे फाइन आर्ट्स करना ही है। बट मैनी पीपल आर गुड इन मैनी थिंग्स। हम्म। हाउ विल यू कम टू नो? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम यूसीड ही परस्यू करना चाहते हो या डिज़ाइन में तुम सस्टेनेबल डिज़ाइन पे ही काम करोगे या कम्युनिकेशन डिज़ाइन जो कई लोग नहीं भी जानते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि ये सारी डिज़ाइन फील्ड भी हैं और कैसे तुमने इसको एक्सप्लोर किया है, वो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है सर कि इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि लाइक हर डिज़ाइनर के लिए एक छोटा सा एक आइस ब्रेकर टाइप होता है, जो कि कहीं ना कहीं उसे एक किक स्टार्ट देता है उसके करियर के लिए। और वो मेरे लिए कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स और एनिमे मूवीज़ रही हैं। तो लाइक जैसे स्लोली जो पर्सन उसके लिए रिसर्च करता है, उसके लिए सर्च करता है, लोगों से बात करता है, तो उसे कहीं ना कहीं और समझ आता है उसके बारे में। एंड कहीं ना कहीं और एक मैंने एक लाइक फ़िलॉसफ़ी पढ़ी थी, टी शेप फ़िलॉसफ़ी, जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे टी टी जैसे शेप है, टी अल्फ़ाबेट का, उसमें एक लाइन हॉरिज़ॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल ये डेमोन्स्ट्रेट करिए कि आप कुछ ऐसे स्किल या ऐसे फ़ील्ड्स लो, जो कि आप डेप्थ में जाके पढ़ोगे। और वहीं पे आपके कुछ ऐसे होंगे जो कि मेबी आप सरफ़ेस लेवल पे, लेकिन एक ऐसा प्राइम नॉलेज एटलीस्ट उसके लिए रखोगे। तो कहीं न कहीं अगर किसी को कन्फ्यूजन है अपने लाइक ब्रांच के लिए, अपने लाइक उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए बेसिकली, तो उस कहीं न कहीं वो एक ऐसे टाइप का माइंडसेट भी फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे कहीं न कहीं मेरा अगर मैं बताऊँ तो मुझे लगता है कि मैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन में शायद मैं टी शेप के वर्टिकल लाइन के अंडर ज़्यादा फ़ॉल करूँगा। और वहीं सस्टेनेबल डिज़ाइन को मेबी मैं सरफेस लेवल पे जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन है उसमें रख सकता हूँ। और कहीं न कहीं मैं इन दोनों को मेबी कंबाइन करके भी कर सकता हूँ। तो वो कहीं न कहीं मुझे ज़्यादा हेल्प करे। बट इट्स ऑल्सो अपॉन द पर्सन कि वो उस कैसे उसके बारे में सोच रहा है। तो सही बात है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। सभी का अपना इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स। बट मुझे ये लगता है कि जो भी आप पहले काम कर चुके हैं, अपने इंटरेस्ट को जानिए और उस पे रिसर्च करना ज़रूरी है, जैसे अथर्वा ने कहा। और रिसर्च करने के बाद आप देखिए पॉसिबल फील्ड, व्हिच कोर्स इज़ गुड फॉर दैट पर्टिकुलर आर्ट दैट यू आर डूइंग और एनी डिज़ाइन दैट यू आर मेकिंग बच्चों। अब अथर्वा से ये जानते हैं बेटा कि अथर्वा देखो, जब आप प्रिपरेशन जर्नी आपने शुरू करी होगी, ज़रूर से आपको पीडब्ल्यू से गाइडेंस मिला है। सो मैनी स्टूडेंट्स वो प्रिपेयर तो करते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या यूसीड का पैटर्न क्या होता है। सो ऑल दिस नॉलेज वेयर यू गॉट फ्रॉम? सर इसका सारा नॉलेज कहीं न कहीं मुझे ऑफ़िशियल वेबसाइट्स पे और ऑफ़िशियल जो प्लेटफ़ॉर्म्स रहते हैं लाइक जैसे PW का ही हो गया, वहाँ से मिली है।
एंड कहीं ना कहीं इसकी प्रिपरेशन के लिए किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, अगर ये क्वेश्चन अगर है तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट मोस्टली लाइक हर स्टूडेंट का रहता है कि कुछ सब्जेक्ट उसके फेवरेट होते हैं और कुछ है ना नहीं होते हैं अच्छे। तो मुझे लगता है कि वो जो जो उनको अच्छे लगते हैं उनको उसमें डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए, उसमें और बेटर बनना चाहिए। लेकिन जो वीक हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए और उन पे एटलीस्ट एक्चुअली ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ कहीं ना कहीं मेरे भी रहा है कि मैं प्रोडक्ट ड्राइंग में और उसमें कैरेक्टर ड्राइंग में मे भी अच्छा था, बट कॉम्पोजिशन मेरा एवरेज था। एंड कई लंबे टाइम तक मैंने कहीं ना कहीं उसे टाल के रखा, है ना, जस्ट मैं सिर्फ जो अच्छा है वही करता था। बट कहीं ना कहीं मेरे को फिर बाद में जब प्रिपरेशन के लेटर स्टेज में आया तो लगा कि उस पर ही फोकस करना चाहिए। ऑल दो मैंने फोकस करके और इम्प्रूव कर लिया, बट कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग से करता थोड़ा थोड़ा ही, भले ही एक ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटे मोटे इनपुट अपने एंड से डालता रहता डेली, तो मैं शायद उसमें और ज़्यादा एक्सेल कर सकता था। तो मेरा मानना है कि जो लाइक जो किसी पर्सन का इंटरेस्ट है, जो लाइक सबसे अच्छा लगता है उनको, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन साथ साथ जो उनको नहीं लगता है लाइक कि जिसमें जो वीक है वो, जो वीक एरियाज है उसको इम्प्रूव करना उसको चाहिए। इम्प्रूव करना चाहिए और बिल्कुल, थोड़े बहुत इनपुट डेली डालने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल राइट थॉट है स्टूडेंट्स कि आपके वीक एरियाज होंगे, पर उन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, उस पे ध्यान देना ज़रूरी है और उसी को आगे लेके जाना है। अब बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अथर्वा से जानेंगे हम, कि कई बार अथर्वा ऐसा भी होता है बेटा कि आप बहुत अच्छे हो किसी चीज़ में, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर आई एम वेरी गुड एट इन स्केचिंग, सो आई विल नॉट बी नीडिंग मोर क्लासेस बट आई एम गुड विथ इट एंड आई कैन डू वेल इन पार्ट ए। तो व्हाट यू थिंक बेटा कि पार्ट ए पार्ट बी में आपको किस तरह से काम करना है यूसीड एग्जाम में स्पेशली, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बार यूसीड एग्जाम देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर भी देंगे। ये आप लोगों के लिए रोड मैप हो सकता है बच्चों कि अगर आप यूसीड एग्जाम दे रहे हो तो आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को करना है कि आप पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों को बैलेंस करके चलो, या किसी में बहुत अच्छे हो तो उसको कम्प्लीटली इग्नोर करना है। तुम्हारा क्या व्यू है अथर्वा इसके बारे में? मुझे लगता है कि जो पार्ट भी हमारा ड्राइंग वाला पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्ट है जो कि मतलब किसी भी पर्सन के स्टूडेंट के हैबिट में होना चाहिए डेली करना। हाँ। उसको कभी स्किप नहीं करना है, उसको डेली करते रहो, मतलब मे बी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन डेली कम से कम भले ही लाइन प्रैक्टिस हो गया, थोड़ा हम्म। बेसिक डूडल्स, ताकि एटलीस्ट आपका हाथ बना रहे उस लाइक रोड पे। लेकिन वहीं पे जो पार्ट ए वाला पार्ट होता है वो भी डेली करना है, उसके लिए भी इनपुट्स देने हैं, स्पेशली फॉर यूसीड, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली वेटेज ज़्यादा होता है। हाँ। बट उसमें होता है कि अगर कभी लेट्स बाय चांस किसी एक का दिन स्किप हो जाता है वो, सो उसके लिए वो मे बी उसको लाइक सैटरडे संडे या कभी भी उसको हॉलीडे स्टूडेंट को टाइम मिल रहा है तब वो कवर कर सकता है। बट मेरे को लगता है कि जो पार्ट बी ड्राइंग वो कवर करना टफ होता है अगर एक भी दिन छूट जाता है तो। लाइक कंसिस्टेंसी ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं पार्ट ए में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बी में है। या तो आई थिंक ये जो आपकी रैंक आई है अथर्व 18 ऑल ओवर इंडिया एंड यू गॉट टॉप ऑफ द कॉलेज, आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिला है, आईआईटी आपको इंदौर मिला हुआ है। तो इसको बनाए रखने के लिए या इसको अचीव करने के लिए आपने काफ़ी अपनी प्लानिंग करी होगी, या फिर कोई एक टाइम टेबल फॉलो किया होगा कि भाई मैं इतने घंटे मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश करूंगा और इतने घंटे में अपना ड्राइंग स्किल करूंगा। तो क्या तुम डेली करते थे ऐसा, हाँ सर। प्रैक्टिस करते थे? यस सर, डेली मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं डेली सुबह लाइक मैं नाइट आउल तो नहीं था, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता था लाइक अराउंड 5 तक या 4:30 तक। एंड और व्हेन यू गोस टू स्लीप व्हाट आई टाइम? गो टू अराउंड 10:30 और 11। तो 10:30 से आप पूरा टाइम अपना देते थे, सुबह तक सोते थे आराम से, हाँ, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठ के आप शुरू करते थे या काम? अर्ली मॉर्निंग मेरी एक एक्टिविटी थी, जैसे जैसे ह्यूमन जैसे लाइक नॉर्मल पर्सन सुबह उठ करके मुंह धोता है, ब्रश वगैरह करता है, मेरा रहता था कि मैं वो सब भी करता हूँ, साथ साथ लाइन प्रैक्टिस भी डेली मेरा बना रहता है कि लाइन प्रैक्टिस में 10 to 20 मिनट्स डेली सुबह उठ के कर लूँ। उसके बाद मेरा स्कूल रहता था, तो मैं स्कूल चला जाता था, उसके बाद अराउंड 12:30 में आता था, तो फिर थोड़ा रेस्ट करके मैं पार्ट ए करता था। और पार्ट ए मेरा डिपेंड करता था, या तो मैं PYQs करता था या फिर PW में कोई मॉक या टेस्ट हो गए, या फिर कुछ लेक्चर लेट से मेरा अटेंड करना नहीं है रह गया हो तो मैं वो देख लेता था। और एंड उसके बाद मेरी लाइक शाम को तो लाइक एक्चुअली कोचिंग रहती थी फॉर माई बोर्ड्स, हम्म। तो मैं लेकिन उसके बाद में आकर के मैं बाकी का जो नाइट का जितना भी टाइम रहता था वो सारा मैं लाइक ड्राइंग में देता था पूरा, और पार्टी थोड़ा बहुत करता था। एंड उसी बीच में मैं जब भी मेरे को हॉलीडे मिलता था
तो उस टाइम मैं अपने स्कूल के स्टडी को थोड़ा कम रख के डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस रखता था और उस पे ज़्यादा आवर्स देता था। And this is one thing which Atharva happens with all the students. They face challenge in balancing time. अभी भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हमसे बैलेंस नहीं हो रहा है, हम अपना बोर्ड एग्जाम और अपना एंट्रेंस एग्जाम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बेटा कि बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर करना ज़रूरी है एंड एंट्रेंस एग्जाम में उसका कितना पोर्शन ज़रूरी है टाइम देने का? तो व्हाट डू यू थिंक बेटा कि बोर्ड एग्जाम को कैसे बैलेंस किया जाए अपने एंट्रेंस एग्जाम से? सर मुझे लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हैं, ऑल्दो कोई इन डिज़ाइन एग्ज़ाम्स में ऑल्दो कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स तो एटलीस्ट आए। तो मुझे लगता है कि पर्सन को एक स्टूडेंट को एक है ना वो चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि या मेरा जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय मंथ, सो आई विल स्टडी दिस चैप्टर्स इन लेट्स से इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस सेकंड सब्जेक्ट, एंड इन दिस थर्ड सब्जेक्ट, एंड और डिज़ाइन के लिए भी उसे सेम चीज़ करनी चाहिए, एंड उसको उस चेकलिस्ट से पूरा स्टिक होकर रहना चाहिए कि ताकि और उसे कंप्लीट करना है एट एनी हाउ कंडीशन उस मंथ में। और उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को बहुत थोड़े अर्ली फेज में थोड़ा प्लान कर लेना चाहिए, ताकि उनका बोर्ड्स का ट्राई करना चाहिए कि उनका जितनी जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए, ताकि उसके बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे डिज़ाइन एग्ज़ाम्स होते हैं वो डिज़ाइन एग्ज़ाम्स आते हैं जिस टाइम आते हैं उसी टाइम हमारे स्कूल के प्रैक्टिकल्स एंड बोर्ड्स प्री बोर्ड्स भी शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को पहले बोर्ड्स जितनी जल्दी हो सके सिलेबस वो कंप्लीट कर देना चाहिए और एक उसमें रिवीजन फेज में आना चाहिए, और उसी के साथ में अपना डिज़ाइन एग्ज़ाम को उस टाइम पे मे बी थोड़ा मीडियम लेवल पे रख के, लेकिन बाद में थोड़ा अपस्केल करके ज़्यादा इनपुट दे के, ज़्यादा आवर्स दे करके, ज़्यादा अपना एफर्ट दे करके करना चाहिए। तो आई थिंक ये ज़्यादा वर्क करता है मेरे लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने कि इस तरह से इसको बैलेंस किया जा सकता है। बट अथर्वा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स की, विथ पार्ट ए यू कैन स्कोर रैंक, पार्ट बी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको क्या लगता है बेटा कि स्केचिंग में आपने क्या ऐसा किया कि पार्ट बी में आपने इतना अच्छा स्कोर किया और इसकी वजह से आपको 18th रैंक मिली है? और ये जो रैंक बनती है बच्चों, ये दोनों पार्ट से बनती है, किसी एक पार्ट से तो नहीं बन पाएगी। आपको दोनों पार्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। सो व्हाट डू यू थिंक अथर्वा कि व्हाट बॉट यू टू डू गुड स्केचिंग एंड डेली प्रैक्टिस जिससे आपकी इतनी रैंक आई है? मुझे लगता है कि जो ड्राइंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट का मसल मेमोरी एंड ब्रेन में रिपोजिटरी उन कितनी स्टोर है। मसल मेमोरी इन द सेंस कि वो अपना हैंड कितने इजीली चला पा रहा है अब व्हेन ही और शी इज़ ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग, एंड वही रिपोजिटरी में उसके ब्रेन में उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें उसके लिए बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम सेइंग अ रेड बस, सो वी विल इमेजिन अ रेड बस डायरेक्टली, वी विल गेट एन इमेज, ओके इट्स अ बॉक्स, इट्स हैविंग अ सिलेंडर्स ऑन हियर एंड ऑल। सो ऐसा अगर इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कहीं ना कहीं वो रिपोजिटरी भरने के लिए आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी स्टूडेंट के लिए वो कितना ज़्यादा अपने आप को ऐसी चीज़ों से वो कर रहा है, अपने आप को ऐसी चीज़ें कितनी बार देख रहा है। लेट्स से कोई पर्सन मूवी देख रहा है या कोई शो देख रहा है, उसमें वो कोई चीज़ देख करके वो उससे प्रभावित होता है। सो आई बिलीव जो भी वो देखता है उसका वो रिपोजिटरी बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल मे बी पिंटरेस्ट पे स्क्रॉल कर रहे हैं, बट लेकिन हमें कई चीज़ें याद नहीं है, तो आई वुड से उनको वो करना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है उनको एक, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक पिक्चर ले ली पिंटरेस्ट से एंड उन्होंने उसको क्लोजली देखना है, इतना क्लोजली कि उनकी कहीं ना कहीं ब्रेन में वो छप जाए, एंड कहीं ना कहीं हर ऑब्जेक्ट के लिए ऐसी रिपोजिटरी बन जाए। फॉर एग्जांपल हर टिपिकल ऑब्जेक्ट के लिए टेबल हो गया, बेंच हो गया, पार्क, और हर सीन के लिए, है ना। और एंड राइट नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग AI and all. Yeah. Yeah, so he or she can also generate images from AI, not directly copy paste it, but actually build a memory of it. Okay, Like you can give a command to AI and he can yeah, generate the picture for you. yeah, observing closely what it generated, and what all can be added to it, and what all can actually make it more better when we draw. So I believe that is more helpful, building repository and muscle memory. Yeah. So repository and muscle memory is great. That is what I have also done. So we have got lot of knowledge from you, Atharva. हमें काफी कुछ पता चल गया है कि आप प्रिपरेशन कैसे करी आपने, सब कुछ कैसे किया. But there is a hidden side, which is my last question to you, कि भाई
आपके पास challenges बहुत आए होंगे while preparing. Student goes with many challenges, like there might be pressure from the family, or there might be any other challenges which has come in your life. तो आपके लाइफ में क्या ऐसे चैलेंज आए और फैमिली का क्या रोल रहा है इसमें, ये भी हम जानना चाहेंगे। सर मेरा चैलेंज ये रहा कि डिज़ाइन फील्ड के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उस टाइम एक मेरी फैमिली में और मेरे फ्रेंड्स में, इनफैक्ट मेरे स्कूल के पूरे बैच में कोई भी डिज़ाइन के लिए प्रिपेयर कर नहीं रहा था। सो आई वाज द ओनली वन देयर। एंड कहीं ना कहीं मैं जब किसी को बोलता था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिज़ाइन एग्जाम्स, तो वो कहीं ना कहीं मतलब उनको पता नहीं रहता था कि व्हाट इज़ यूसीड, व्हाट इज़ एनआईडी। एंड कहीं ना कहीं कई सारे लोग कहते भी थे कि कहाँ जा रहे हो डिज़ाइन में, इससे अच्छा कोई कन्वेंशनल पार्ट लेते। लेकिन मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने लाइक दे यूज्ड टू से कि लाइक दे वुड ऑलवेज सपोर्ट माय डिसीजन एंड ऑल माय एक्शंस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे डोंट नो दैट मच अबाउट डिज़ाइन, because they support me, they believe in my like all my roadmap and what I want to do, and they always supported me. So this is great. You had this vision. Your parents also supported you. It is amazing talking to you, Atharva. I Thank you, sir. hope that you achieve your dreams and you make our name and make us proud as well. We really want you to see becoming a very great designer and getting success in the future. So thank you so much for joining us, Atharva. Thank you, sir. We'll be back again in the session. Thank you, bacha. Thank you, sir. Thank you, beta.